करूंगी। उनकी बन्नो कहानी धर्मवीर भारती ने बड़े नाटकीय अंदाज में और साथ ही साथ आंचलिक कहानी का रूप दे करके लिखा है। गुलकी बन्नो नाम है इस कहानी का, गुलकी बन्नो। इस कहानी में गुलकी बन्नो एक लड़की है जो कि अपने जीवन के संघर्षों को झेल रही है। विवाह के बाद घर से उसे निकाल दिया जाता है और उससे अत्याचार किया जाता है। फिर वह अपने मायके आ जाती है। उसके माता पिता मर चुके होते हैं, वह मोहल्ले में आकर रहती है अपने बुआ के यहाँ। उसके बीते जीवन पर लिखी हुई कहानी है गुलकी बन्नो। पूरी कहानी को पढ़ने पर लगता है कि एक आंचलिकता का पूरा रुझान है इस कहानी में। आंचलिकता से ओत है यह कहानी। देखिए, शुरुआत होती है इस कहानी की। ऐ मर कर मुंह है, अकस्मात हेमला बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मीरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में थोड़ो गिरा बुनियान बाका, जौन इंसार भवा की दान तोड़े लाग। अब यह जो शब्द है यह पूरी तरह से आंचलिक भाषाओं को लेकर के, स्थानीय भोजपुरी भाषाओं को लेकर के लिखा गया है। तो फोन में फोनो गिरा उगनाइन बाका, वो इस तरह से जो बोला जाता है ग्रामीण भाषा, वो बात है। जौन इंसार भवा की दान तोड़े लाग, यानी कि जो सुबह होते ही गाना गाने लगे। इस तरह की भाषा का पूरी कहानी में उल्लेख है। रेणु जी ने जिस तरह से आंचलिक उपन्यास लिखा, उसी तरह से यह आंचलिक कहानी के रूप में आ रही है, हमारे सामने है। राम जाने रात के एकरा कैसन विदा लागत है। इस तरह से इस कहानी का शुरुआत होता है। शुरुआत इस कहानी की इसी तरह से होती है। आगे बढ़ती है जब कहानी, तो बच्चों का एक झुंड रहता है। बच्चों का झुंड हमेशा गुलकी से लगा रहता है, गुलकी से हमेशा मजाक करता है, गुलकी से को हमेशा चिढ़ाता है। गुलकी उस गली में एक छोटी सी दुकान खोले रहती है, अपनी बुआ के द्वारा दी हुई जगह पे दुकान खोले रहती है और वहीं से वह सामान बेचती है, तरकारियां बेचती है। इस परिदृश्य को लेकर की कहानी शुरू होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मीरवा जागता था और आंखें मलते मलते भेगा हुआ से चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुटिया, फिर मीरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, कोचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब बीरबल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू सभी आ जुटते थे। अब ये सारे बच्चे, इन लोग के परिवार के सारे बच्चे गुलकी के दुकान पर आ जुटते थे और गुलकी में घेरा हुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान सजा रखी थी और बच्चे उसके साथ हमेशा खेलते रहते थे। आगे बढ़ती है कहानी। इस कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे बच्चे गुलकी को छेड़ते हैं। आज भी गुलकी को आते देखकर मीरवा ने सबसे पहले कहा, सलाम गुलकी। अब बच्चों की भाषा इस कहानी में लिखी गई है। सलाम को बच्चे सलाम कह रहे हैं, तो सलाम गुलकी। और मटकी अपनी बड़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर खिसकाता हुआ, हाथ खिसकाता हुआ बोलता, एक तो मूली दे दे गुलकी, एक तो मूली दे दे। एक मूली मांगता है खाने के लिए। इस तरह से आगे चलते हुए कहानी बच्चे इसी तरह से बस गुलकी को हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। फिर आगे बढ़ती रहती है कहानी। बच्चे हमेशा गुलकी से इसी तरह से बातें करते हैं, कभी उसे खिलाते हैं, कभी दिखाते हैं। एक गुलकी मूली नहीं देती है तो अचानक पीछे से मूली छीन लिया जाता है। गुलकी दमा जाती है और फिर वह उसके हाथ पर चट से मारती है और मूली नीचे गिर जाती है। मटकी जो है वो मूली खींची रहती है, वो हाथ पटक कर रोने लगती है। गुलकी उसे भगा देती है, दुकान देकर हम कितना मोल लिया,
क्षण भर के भी पूजा भजन में भी हमको चैन से नहीं रहने देते, ये हमेशा काव काव मची रहती है। इस तरह से उनकी इन बच्चों से चिड़ी की रहती है, आगे बढ़ी रहती है। जब मटकी को चोट लगती है तो बच्चे सब घेर लेते हैं कि आखिर मटकी को मारा किसने। तब बच्चे मटकी का पक्ष लेकर के गुलकी से जुड़ जाते हैं। उसकी उम्र निकली हुई रहती है, 25 साल की वो आज उम्र है, लेकिन 25 साल में ही उसकी उम्र निकल गई रहती है, क्योंकि उसके ससुराल वालों से इतना उसे कष्ट मिला है, वो उससे संतानहीन है, इसलिए एक संतान हुआ वो मर गया, इसलिए उसके परिवार वाले उससे खुश नहीं थे और उसको अत्याचार करते थे, जिसकी जैसे से कुंवर निकल आया था। तो बच्चे इससे घुस जाते हैं, जब मूली लेने के चलते उससे झगड़ा हो जाता है मटकी से, और बच्चे उससे चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, एक बच्चा चिढ़ाता हुआ कहता है, ऐ कुबड़ी अपना कुंवर दिखाओ। और इस तरह से उसको चिढ़ाते रहते हैं, हमेशा उसे चिढ़ाते रहते हैं। अंत में कहते हैं कि बच्चे कैप्टन, बच्चों में भी कोई कैप्टन है, कहता है कि अपने देश में अपना राज, कुल्फी की दुकान बाई काट। ये बच्चे जिस तरह से और सबसे चिढ़ाते हैं, उसी तरह से इस कहानी में बच्चों और कुल्फी के बीच की झड़प दिखाई गई है। अब एक परिदृश्य देखिए कुल्फी का। कुल्फी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर छुरियां आने लगी थी और कमर के पास से वह इस तरह से दोहरी हो गई है कि जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उसे ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी, कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। बीरबल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, क्या मुसीबत और खड़ी हो गई, मर्द ने निकाल दिया तो थोड़ा हमें थोड़े ही ढोल गले बांधेंगे। बाप मतलब हम लोग का रुपया रखा गया, पूरा चल बसा, तो डरी थी कहीं मकान हम लोग न दखल कर ले और मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार जो चाबी दी तुमने। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुल्फी के मकान को इसके जो हुआ है वो लोग हड़पना चाहते हैं, ये कुल्फी को छोड़ देना चाहते हैं, अपने ससुराल से इसका जीवन कैसे दिक्कत है। उनकी अपने मकान में आई रहती है और उसके और लोग उसका मकान हड़पना चाहते हैं। आगे कहानी बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि जो कुल्फी है वह झगड़ा हो गया रहता है बच्चों का, तो फिर बच्चे मजाक उड़ाते हैं उसका कि हर जगह यह उनकी पैसा चुराई रहती है, इसीलिए उसको सजा भगवान ने दी है सुबह के रूप में। तो बच्चे कुल्फी को इस भाव से चिढ़ाते हैं। अचानक कहानी एक मोड़ पर आकर के हम इस कहानी का मुख्य मोड़ आप लोग को बता रहे हैं कि बच्चों के बीच का जो झड़प है कुल्फी का, वह तो मजेदार है ही। इसके अलावा जब एक दिन की बात है कि जो उसका हस्बैंड है वह आता है वहाँ पर और कहता है कि मैं गुल्फी को अपने साथ ले जाऊंगा। अब उसके अपने साथ ले जाने का बस यही एक मतलब है, वो खुद नहीं आता है बल्कि उसके बुआ लोग उसे बुलाते हैं। वो दूसरी शादी कर चुका रहता है और फिर भी गुल्फी को लेने क्यों आता है, बस इसलिए कि उसके बुआ लोग उसका मकान खरीद चुके हैं और वह उन्हें 500 रुपया में वह मकान मिल गया। फ्री का मकान, मतलब कि अच्छा खासा मकान 500 रुपए में वो लोग बनवा लेते हैं और अपने नाम लिखा लेते हैं और गुल्फी को पुनः वापस अपने ससुराल की ओर रवाना कर देते हैं। तो यह जो गुल्फी पन्नो कहानी है उसमें यह दिखाया गया है कि वो बेचारी कहीं की नहीं रहती है। उसका हस्बैंड उनके बुआ लोग से कहता है कि मैं ले तो जा रहा हूँ, लेकिन उसे समझा दीजिएगा कि घर की जो नई आई है बहू, उसके साथ मिल के नहीं, उसकी नौकरानी बनकर रहे, उसके बच्चे की देखभाल करे और उसके बदले उसकी जो 2 रोटी मिले उसे खाकर संतोष करे। इसी बात पर मैं उसे ले जा रहा हूँ। तो ये और उसके बदले वो लोग गुल्फी का घर अपने नाम से लिखवा लेते हैं। तो ये सारी कथाओं को लेकर के यह कहानी आगे बढ़ती है, गुल्फी पन्नो कहानी, और अंत में गुल्फी की ससुराल से
मोहल्ले से विदाई हो जाती है और सारे लोग उनकी को जाते हुए देखते हैं। बच्चे एक एक करके बच्चों से कहा जाए कि अब किससे लड़ोगे, उनकी को जा रही है और अंततः आगे चलते चलते उनकी गली से बाहर जाती है और उसका रिक्शा अपने पति के साथ वो निकल जाती है अपने घर की ओर और अंततः ये कहानी इस मोड़ पर आकर के समाप्त हो जाती है। तो यह जो गुलकी बन्नो कहानी है वह एक मार्मिकता को ली हुई कहानी है। इसमें मर्म बात यह है कि कैसे एक जीवन का दुख दर्द व्यक्त हुआ है। ठीक है। और बढ़िया से पढ़ाएगा, ऐसी पढ़ाएगा पढ़ा लो किसी बोले। हेलो जी मैम। समझ में आया? जी मैम। गुलकी बन्नो कहानी। तो हम ये कहानी में एक कुछ और भी बातें हैं जिसमें कि हम आप लोग को रखना चाहते हैं कि ये कहानी एक आंचलिक मोड़ को ली हुई रहती है। पहले इस कहानी को पढ़िएगा। आप लोग इस कहानी को तो पढ़े नहीं होंगे, जब तक से पढ़िएगा नहीं पूरी तरह से इसमें की आंचलिकता को नहीं समझ पाइएगा। हम एक एक करके तो पूरा एक एक लाइन यदि पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसमें कैसे कैसे बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि आंचलिक भाषा में लिख करके धर्मवीर भारती ने कहा है। हम वहां तक बताए थे कि बच्चे लड़ाई करते हैं गुलकी से और फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि गुलकी की नकल करते हैं, उसकी कुबड़ की नकल करते हैं और एक बार तो किसी ने उसके कुबड़ पर मार भी दिया था, गुलकी गिर गई थी, उसके मुंह से खून बहने लगता है। तो ये सारी परिदृश्य दिखाते हैं कि बच्चों और गुलकी के बीच कैसा नाता है और फिर एक पूरी तरह से एक महिला का जीवन किस तरह से पूरा का पूरा जीवन कष्टों से ही भरा रहता है। इस बात को लेकर के धर्मवीर भारती ने इस गुलकी बन्नो कहानी में स्पष्ट किया है। वह अपने घर से निकाल भी दी जाती है, अपने मायके में रहने आती है कि मेरा अपना मकान है, मैं अपने मकान में रहूंगी, फिर भी उसके बुआ और उसके घर के लोग उस वहां पे रहने नहीं देते हैं और फ्री में उसका मकान हड़प लेना चाहते हैं और अंत में बेचारी गुलकी बिना किसी संपत्ति के दोबारा उसी घर में जाने के लिए विवश होती है जहां पर मार करके उसे कुबड़ निकाल दिया गया था। फिर वापस उसी घर में उसे भेजने के लिए विवश कर दिया जाता है और सिर्फ 2 रोटी खा करके घर में पड़े रहने के लिए और जो नई औरत आई हुई है उसकी सेवा करने के लिए। यह बात इस कहानी में इसी जो मूल संवेदना है नारी जीवन की उसको उठा करके इस कहानीकार ने इस कहानी को लिखा है गुलकी बन्नो। आज देखिए आगे इस कहानी में गुलकी कहती भी है कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं जिसके साथ फेरे ली थी वहां पर उसके साथ ही किसी तरह से जीवन जैसे भी काटना है उसी के साथ ही काटूंगी। इस कहानी में आगे है यह बात कही गई है। तो ये जो बात है इसी को लेकर के धर्मवीर भारती आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आप लोग को इसमें बता रही हूँ कि कहाँ पे गुलकी ने यह बात कही थी। हाँ इसमें लिखा था कि देखिए गुलकी की जो माँ है, गुलकी की जो बुआ है वह रुपया ले लेती है, 500 रुपए में ही उसका घर खरीद लेती है बड़े बड़े सस्ते दामों में और फिर अब उसका पूजा पाठ कराती है घर का। लेकिन बेचारी गुलकी अपने पति के साथ जाने के लिए मजबूर होती है। एक लाइन पढ़े थे कैसे गुलकी खुद ब खुद देखिए आदमी बुआ से मेवा पान लेकर गया ध्यान नहीं दिया तो आदमी बुआ से कह रहा था कि ले तो जा रहे हैं भी समझा दे इसे कि रहना हो तो दासी मत कर रहे और अतिया की सेवा करे, किनारे करे तो 2 रोटी खाए पड़ी रहे।
है और कभी मुझसे जबान लड़ाई तो खैर नहीं, हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकला अगली बार परान निकला। यह शब्द आया है और इसके बावजूद भी इन जाने के लिए विवश होती है, चली जाती है। बच्चे उसकी विदाई पर रोते हैं, जल्दी करो आगे बढ़ो, फिर रुकी और पेट से 2 अधन्नी निकाले, फिर मिलवा और उसको देखते थे। कैसे बच्चों का नाम भी आंचलिक रूप में रखा जाता है। मिलवा, पटकी, यह बच्चों का नाम है। बल्कि ये सब एक आंचलिक खुद को हमेशा जागृत करता है। ग्रामीण परिवेश में कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं। कहानी को पढ़ने पर हमें शुरू से ऊपर से नीचे दिखाई पड़ेगा ग्रामीण परिवेश, एक अनपढ़ ग्रामीण परिवेश में कैसी मानसिकता होती है, कैसे भाव होते हैं, वह इस कहानी में व्यक्त होता है। ये है कुल की बन्नो कहानी। आप पूरा पढ़िएगा, इस कहानी का क्लाइमेक्स है वो समझ में आएगा। आप इंटरनेट से इस कहानी को डाउनलोड करिए और आराम से पढ़िए। इस कहानी बहुत मजेदार है और मार्मिक भी है। संवेदना के हद पर, चरम बिंदु पर यह कहानी हमारे दिल को छूती है कि धन दौलत में कैसे किसी का जीवन नरक यह इस कहानी की मूल संवेदना है। मूल संवेदना इस कहानी की ही है। और जहां तक शिल्प की बात है, इस कहानी का शिल्प बहुत मजबूत है और इस कहानी में पूरी तरह से एक आंचलिक भाषा का प्रयोग ऊपर से नीचे तक मिलता है। इस कहानी को पढ़ते हुए हमें पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश का अनुभव होता है और गांव की भाषा का ही इस कहानी में प्रयोग किया गया है। पूरी तरह से बच्चों की भाषा में बच्चों वाली भाषा, जैसे छलाम बाबू, और सलाम की जगह पे बच्चे छलाम बोलते हैं, तो स को छ उच्चारण करके जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, उस तरह से इस कहानी में जो का उतारा गया है। ये सब बातों को लेकर के कहानी बहुत मजेदार बन पड़ी है। आप लोग इस कहानी को शुरू से अंत तक पढ़िएगा, तब समझिएगा इस कहानी का और मंतव्य। हम मुख्य बात बता दिए, ठीक है। ठीक है, समझ गए इस कहानी को? जी मैम। जी मैम। इस कहानी को पूरा पढ़िए। यस मैम। घर पे जा करके, तब अगली क्लास में हम थोड़ा बहुत और इस पे चर्चा करेंगे। और कुछ कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है हमें थोड़ा सा व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, तो ठीक है। हेलो, हाँ थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ठीक है मैम। ठीक है।